हेलो स्टूडेंट, मैं मनोज जोगी एक बार फिर से आपका आदर्श एजुकेशन ग्रुप ऐप पर स्वागत करता हूं। आदर्श एजुकेशन ग्रुप ऐप के अंतर्गत आपको सर्विस कैरियर इंस्टीट्यूट के द्वारा ऑनलाइन क्लासें उपलब्ध कराई जा रही है। तो दोस्तों, हम 12th क्लास फिजिक्स के लेसन नंबर 1 की बात कर रहे थे, जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र। दोस्तों, हमने कल कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण पढ़ा। आज हम कूलॉम के नियम का महत्व की बात करेंगे। अपना जो टॉपिक है वो है कूलॉम के नियम का या कूलॉम के नियम का महत्व। टॉपिक का क्या नाम है? कूलॉम नियम के महत्व या कूलॉम के नियम का महत्व। इसको पॉइंट वाइज अपन को 3-4 पॉइंट लिखने हैं। पहला पॉइंट जो होगा, आप लोगों ने कूलॉम का नियम पढ़ा, उसमें क्या था? 1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। इसका मतलब होता है व्युत्क्रम वर्ग के रूप में आ रहा है और व्युत्क्रमानुपाती आ रहा है। तो कूलॉम का नियम क्या करता है? कूलॉम का नियम व्युत्क्रम, देखो बल का मान दूरी के वर्ग के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती, तो इसे बोलते हैं व्युत्क्रम वर्ग। तो कूलॉम का नियम, पहला महत्व क्या होगा? कूलॉम का नियम व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। पहला नियम, पहला पॉइंट जो बनेगा आपका। दूसरा दोस्तों, साथ में अपन ने इसका सदिश निरूपण पढ़ा, तो हम लोगों ने ज्ञात किया, क्या ज्ञात किया? F12 बराबर -F21 सदिश निरूपण में। ये क्या था? न्यूटन की गति का कौन सा नियम था? तृतीय नियम। तो इसका अर्थ क्या निकलेगा? कूलॉम के नियम के द्वारा न्यूटन की गति के तीसरे नियम की पालना होती है। तो दूसरा महत्व निकलेगा कूलॉम का नियम न्यूटन की गति के तीसरे नियम की पालना करता है। तीसरा नियम कौन सा होता है? क्रिया और प्रतिक्रिया का। दोस्तों, हम इसके तीसरे महत्व की बात करेंगे। तीसरा नियम में बोलता है, हम लोगों ने देखा और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि परमाणु में उपस्थित नाभिक मध्य में होता है। उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या लगता है? चारों ओर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। तो इस कूलॉम के नियम के द्वारा ही हम, जैसे मान लो ये अपने पास परमाणु, मान लो आप, परमाणु के अंदर क्या होता है? नाभिक, और यहाँ इसके बहुत सारी कक्षाएं होती है। ये मान लो प्रथम कक्षा, द्वितीय कक्षा, बहुत सारी कक्षा होती है। यहाँ क्या करता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। तो ये इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाए। ये निश्चित कक्षाओं में चक्कर कब लगाता है? जब ये नाभिक से बंधा रहता है। इन दोनों के मध्य एक बल लगता है, जिसे विद्युत बल बोलते हैं। उसकी व्याख्या भी कूलॉम के नियम के द्वारा ही की जाती है। तो तीसरा महत्व क्या निकलेगा कि कूलॉम के नियम के द्वारा परमाणु में उपस्थित नाभिक व इलेक्ट्रॉन के मध्य विद्युत बल की व्याख्या की जाती है। तो तीसरा नियम निकलेगा दोस्तों, तीसरा महत्व निकलेगा। आप लोग इस तीसरे महत्व को भी ध्यान से समझना।
कूलाम के नियम के द्वारा, कूलाम की नियम द्वारा किसी परमाणु में उपस्थित नाभिक व उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाले बल की व्याख्या की गई। तो दोस्तों, कूलाम के नियम के महत्व अपन लोगों ने पढ़े। तीन महत्व आप लोगों ने यहाँ पढ़े इंपॉर्टेंट वे के। पहला, व्युत्क्रम वर्ग के नियम की पालना करता है। दूसरा, न्यूटन की गति के नियम की पालना करता है। और तीसरा क्या होगा, परमाणु में उपस्थित नाभिक व इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाले बल की व्याख्या भी कूलाम के नियम के द्वारा आसानी से की जा सकती है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। आप लोगों ने इसे अच्छे से नोट कर लिया होगा। अगला जो टॉपिक है, वो है अध्यारोपण का सिद्धांत। आज का जो टॉपिक है वो अपना है वो अध्यारोपण का सिद्धांत। ये कल का बचा पूछा था, मैंने बता दिया। आज के टॉपिक का नाम है बहु आवेशों के मध्य बल, या फिर इसका एक और नाम है अध्यारोपण का सिद्धांत। अब अध्यारोपण का सिद्धांत बहुत सिंपल सा है। मैं आपको सबसे पहले परिभाषा लिखाऊंगा, फिर चित्र बनवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, पहले मैं आपको जिसे चित्र के माध्यम से समझा देता हूँ। आपको चित्र को अभी नहीं बनाना है, सिर्फ चित्र को ध्यान से देखना है। मैं चित्र के माध्यम से आपको समझाऊंगा। समझाने के बाद पहले परिभाषा लिखाऊंगा, फिर से आप लोगों को चित्र बना के बताऊंगा, फिर आप लोगों को चित्र नोट करना है। इसमें क्या होता है, मान लो कोई एक विशेष आवेश ले लिया अपन ने क्यू नोट। एक आवेश है, क्या ले लिया अपन ने, क्यू नोट। इसे आप लोग परीक्षण आवेश भी बोल सकते हो। इसको ऊपर परीक्षण किया जा रहा है। ठीक, अब इस आवेश के आसपास कई सारे अन्य आवेश स्थित है। ये है Q1, Q2, Q3, बहुत सारे आवेश है। Q4, Q5, कई सारे हो सकते हैं। Q6, Q7, बहुत सारे n आवेश स्थित है। तो ये वाला आवेश इस पर बल लगाएगा, यह वाला आवेश इस पर बल लगाएगा, ये वाला इस पर लगाएगा, ये वाला भी इस पर लगाएगा, ये वाला भी लगाएगा, ये वाला भी लगाएगा। ये तो क्या होता है कि किसी परिवेक्षण आवेश पर लगने वाले कुल बल का मान प्रत्येक आवेश के द्वारा, मान लो ये आवेश इस पर बल लगाता है F1, मानो आप, ये F2 लगाएगा, ये F3 लगाएगा, ये F4 लगाएगा, ये F5 लगाएगा, ये F6 लगाएगा, F7 लगाएगा। तो इस परिवेक्षण आवेश पर लगने वाले कुल बल का मान
प्रत्येक आवेश के द्वारा अलग अलग लगाए गए बल के योग के बराबर होता है। कैसे? इस पर कुल बल कितना लगेगा कि पहले के द्वारा कितना बल लगाया, दूसरे के द्वारा कितना लगाया गया, तीसरे के द्वारा कितना लगाया गया, इन सभी बलों को अपन जोड़ दें तो परीक्षण आवेश पर लगने वाले कुल बल का मान अपन को प्राप्त हो जाता है और इसे ही अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या निकलेगी दोस्तों? सुनना, किसी, आप लोगों को परिभाषा नोट करनी है, किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले कुल बल का मान भिन्न भिन्न आवेशों के कारण या आवेशों के द्वारा भिन्न आवेशों के द्वारा लगने वाले बलों के मान का बीजगणितीय योग होता है, सदिश योग होता है, सदिश योग के बराबर होता है। क्या है कि किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले कुल बल का मान या लगने वाले परिणामी बल का मान भिन्न भिन्न आवेशों के द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। ये परिभाषा आप नोट कर लोगे। इसके साथ साथ मैं आपको एक अन्य परिभाषा भी लिखवा देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आ चुके। इसकी एक और परिभाषा होगी, इस सिद्धांत के अनुसार जब कहीं आवेश किसी विशेष आवेश और विशेष आवेश का नाम क्या है? परीक्षण आवेश। किसी विशेष आवेश का नाम क्या है? परीक्षण आवेश। कोष्ठक में विशेष आवेश पर बल लगाते हैं तो उस आवेश पर लगने वाला परिणामी बल उन सभी बलों का, देखो, सदिश योग होता है जो वह सभी आवेश उस विशेष आवेश पर स्वतंत्र रूप से बल लगाते हैं। इसे ही अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये परिभाषा आपने नोट कर ली होगी। इस परिभाषा को नोट करने के साथ
इसी के नीचे आपको चित्र बनाना है। चित्र देखना ध्यान से दोस्तों। ये परीक्षण आवेश ले लिया अपन ने, इसका नाम है क्यू नोट, इसका नाम होगा परीक्षण आवेश। ठीक है दोस्तों, एक आवेश ये स्थित है Q1, इसके स्थिति सदिश का मान कितना है Q2। एक आवेश स्थित है Q2, इसका स्थिति सदिश कितना होगा R2। इसी प्रकार एक आवेश स्थित है Qn, इसका स्थिति सदिश कितना होगा R1 सदिश। Q1 के द्वारा लगने वाले बल का मान कितना होगा F1 सदिश, इसके द्वारा लगने वाले बल का मान कितना होगा F2 सदिश, और Qn के द्वारा लगने वाले बल का मान कितना होगा आपके पास Fn सदिश। तो आप लोगों को इस परिभाषा के जस्ट नीचे इस चित्र को भी बनाना है। ये चित्र बना लिया होगा। अब हम आगे इस चित्र के बारे में लिखने वाले हैं। माना कि एक परीक्षण आवेश Q नोट पर माना कि एक परीक्षण आवेश Q नोट विद्युत क्षेत्र में स्थित है, जिस पर अन्य आवेशों Q1, Q2, Q3 डैश Qn के द्वारा लगने Q1 के द्वारा लगने वाला बल अन्य आवेशों Q1, Q2, Q3 डैश Qn के द्वारा लगाया गया बल क्रमशः क्या है Q1 के द्वारा तो F1 सदिश, F2 सदिश, F3 सदिश डैश Fn सदिश है, जिनके स्थिति सदिश इन्हें दूरियां भी बोल सकते हैं। जिनके स्थिति सदिश क्या है R1, R2, R3, डैश Rn है। तब इन आवेशों के द्वारा परीक्षण आवेश Q नोट पर लगने वाला परिणामी बल F सदिश हो तो किसके सिद्धांत से? अध्यारोपण के सिद्धांत से। अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या बोलता है अध्यारोपण का सिद्धांत? कि कुल बल का मान प्रत्येक बल के मतलब पहले के द्वारा F1, दूसरे के द्वारा F2, तीसरे के द्वारा F3 प्लस डैश कितना आएगा Fn। ये समीकरण नंबर बन गई 1। हम क्या करेंगे कि Q1 के द्वारा Q नोट पर लगाया गया बल F1 है, Q2 के द्वारा Q नोट पर लगाया गया बल F2 है, Q3 के द्वारा लगाया गया बल कितना है F3 है। इसी प्रकार nवें आवेश के द्वारा लगाया गया बल कौन सा है Fn। लिखना देखना है तो Q1 आवेश के द्वारा Q नोट पर लगाया गया बल F1 सदिश
हो तो F1 सदिश बराबर कितना आएगा। अब कूलाम का नियम मैंने आपको बता रखा है 1/4πε0, या इसकी जगह K भी लिख सकते हैं अपन, लिख सकते हैं कितना आएगा Q1 Q2 अपॉन कितना आएगा, क्या आएगा R1 सदिश, या आप चाहे तो R1 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो R1 सदिश और साथ में कितना आएगा यहाँ पर R1 कैप सदिश रूप में लिखना है। समीकरण नंबर बन चुकी है अपने पास 2। फिर Q2 आवेश के द्वारा Q नोट पर लगाया गया बल F2 सदिश हो तो क्या बनेगा दोस्तों, F2 सदिश इक्वल टू 1/4πε0 कितना आएगा। अब देखो Q1 की जगह कितना आएगा Q2 Q नोट अपॉन में आएगा R2 सदिश, और यहाँ पर कितना आएगा R2 कैप। समीकरण नंबर बन चुकी है 3। आगे अब इसी प्रकार हम ज्ञात करेंगे Q3 के लिए। Q3 आवेश के द्वारा Q नोट पर लगाया गया बल F3 सदिश हो तो, सदिश जरूर लगाना, F3 सदिश इक्वल टू कितना आएगा 1/4πε0 कितना आएगा Q3 Q नोट अपॉन में कितना आएगा R3 सदिश के रूप में, और साथ में कितना आएगा R3 के। समीकरण नंबर बन जाएगी अपने 4। इसी प्रकार Qn आवेश के द्वारा Q नोट पर लगाया गया बल Fn सदिश हो तो क्या बनेगा, Fn सदिश इक्वल टू 1/4πε0 Q नोट अपॉन Rn सदिश, और क्या बनेगा इसका एकांक सदिश Rn कैप। समीकरण नंबर बन जाएगी ये 5। समीकरण नंबर 2 3 4 5 से मान अपन का रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। समीकरण नंबर 2 3 4 व 5 से मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, जैसे समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो F सदिश इक्वल टू, ध्यान से देखना दोस्तों, F1 का मान क्या था अपने पास 1/4πε0 Q1 Q नोट R1 सदिश, और यहाँ बनेगा R1 के प्लस। फिर Q2 का मान क्या था अपने पास, वही 1/4πε0 Q2 Q नोट अपॉन में आएगा R2 सदिश, यहाँ बनेगा R2 के प्लस। Q3 का मान क्या था अपने पास 1/4πε0 Q3 Q नोट अपॉन में R3 सदिश, और यहाँ क्या आएगा R3 के प्लस, डेश चलेगा प्लस। साथ में अपने पास इसका मान था, लास्ट में था अपने पास Fn का क्या था 1/4πε0 Q नोट अपॉन में आएगा Rn सदिश, और यहाँ कितना आएगा Rn के। दोस्तों इसमें देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है अपने पास, F सदिश इक्वल टू देखो 1/4πε0 पूरा कॉमन आ चुका है, आ गया अपने पास। क्या एक और क्या कॉमन आ रहा है साथ में, अपने साथ में कॉमन आ रहा है Q नोट भी कॉमन आ गया। क्या बचा R1 अपॉन Q1 अपॉन R1 सदिश, कितना आएगा R1 के प्लस, कितना बचा Q2 अपॉन R2 सदिश, कितना आया R2 के प्लस, क्या बचा Q3 अपॉन R3 सदिश, और क्या बचा R3 के प्लस, क्या बचा डेश प्लस, क्या बचा Qn अपॉन Rn सदिश, और साथ में आया Rn के। ठीक है दोस्तों, तो अपने पास ये यहाँ सूत्र निकल चुका है। समीकरण नंबर किसके रूप में निकल गया 6। दोस्तों मैं ऊपर लिखवा देता हूँ, हम चाहे तो समीकरण नंबर 6 को निम्न प्रकार से भी लिख सकते हैं। आप देखना F सदिश इक्वल टू सिग्मा के रूप में मैं लिखवा देता हूँ
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट। अब सिग्मा के रूप में क्या निकलेंगे, सिग्मा देखो क्या निकलेगा यहाँ से, I बराबर 1 से लेके कहाँ तक, n आवेश है तो n तक ले लो। क्या आएगा यहाँ पर देखो, क्यू आई क्या आएगा, आर आई सदिश के रूप में, और यहाँ पर आएगा आर आई कैप। चाहे तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं शॉर्ट रूप में। ये समीकरण नंबर क्या बन जाएगी, 7। हम यहाँ क्या लिखेंगे, अतः समीकरण नंबर 6 व 7 परीक्षण आवेश पर लगने वाले कुल बल को या परिणामी बल को प्रदर्शित करती है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम समीकरण नंबर 7 से के द्वारा किसी परिरक्षण आवेश पर लगने वाले कुल बल की व्याख्या कर सकते हैं। तो आज हमने अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो को देखने के लिए आप आदर्श एजुकेशन ग्रुप ऐप पर बने रहिए।